अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिन औरत और शहजादे की दिलचस्प और पुरअसरार कहानी। मैं एक बादशाह का लड़का हूँ। मेरे वालिद ने मेरी तालीम के लिए लायक उस्ताद मुकर्रर किए और मैं मुद्दत तक इनसे हर किस्म के इल्म व फ़नून सीखता रहा। करब व जुआर में मेरी काबिलियत की शोहरत हो गई और सब बादशाह मुझे इज्जत की नज़र से देखने लगे। एक बार हिंदुस्तान के एक राजा ने मुझे अपने यहाँ दावत पर मदऊ किया। मैं कुछ आदमी साथ लेकर सफ़र पर रवाना हो गया। रास्ते में कज़ाकों के गिरोह ने हमें घेर लिया। आपस में बड़ी ज़ोरदार जंग हुई। गो हम बहुत बहादुरी से लड़े और जमकर मुकाबला किया, लेकिन हमारी तादाद बहुत कम थी और कज़ाकों का गिरोह बहुत ज़्यादा था। मेरे सब मुलाजिम एक एक करके मारे गए और मैं भी जख्मों से चूर होकर गिर गया। कज़ाकों ने हमारा सब मालो असबाब लूट लिया और मुर्दा समझकर मुझे छोड़ गए। जब मुझे होश आया तो अपने जख्म बांधकर बामुश्किल चला। रास्ते में कोई आबादी ना मिली। मजबूरन दरख्तों के पत्ते और जंगली फल खाकर गुजर बसर किया। इसी तरह गिरता पड़ता कई रोज़ के बाद एक शहर में पहुंचा। मैं बाजार से गुजर रहा था कि एक दर्जी ने मेरी खस्ता हालत देखी और मुझे अपने पास बुलाया और सब हाल सुना और कहने लगा, तुम मेरे साथ रहो, लेकिन किसी से असलियत जाहिर ना करना, क्योंकि यहाँ का बादशाह तुम्हारे वालिद का दुश्मन है, कहीं तुम्हें कैद ना कर लिया जाए। मैं दर्जी के घर रहने लगा। जब जख्म अच्छे हो गए तो मैंने सोचा कि खुद मेहनत करके गुजर औकात करनी चाहिए, दूसरे पर अपना बोझ डालना मुनासिब नहीं। चुनाचा मैं जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर लाता और इनको बाजार में फरोख्त कर देता। एक रोज़ मैं लकड़ियां काट रहा था कि एक बहुत पुराने दरख्त के नीचे मुझे लोहे का कुंडा नजर आया। मैं समझा कि मुमकिन है कोई दफीना हो। चुनाचा मैंने वहां की मिट्टी हटाई तो एक दरवाज़ा नजर आया। मैं झुककर इसके अंदर चला गया। रस्सी और कुल्हाड़ी मेरे हाथ में थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो आलीशान महल नजर आया। इसके दरवाजे में एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। वो मुझे देखकर पूछने लगी कि तू कौन है और यहाँ किस तरह आया। मैंने इसको सब किस्सा सुना दिया। वो कहने लगी कि खुदा का शुक्र है, आज मुद्दत के बाद मैंने इंसान की शक्ल देखी है। फिर अपना हाल सुनाने लगी कि एक जिन मुझे घर से उठा लाया है और यहाँ ला रखा है। 9 रोज़ तो वो कहीं बाहर रहता है और 10वें रोज़ मेरे पास आता है। सिर्फ एक दिन रहकर चला जाता है। तुम मेरे पास रहो, तन्हाई में बड़ी परेशान होती हूँ। हर 10वें रोज़ तुम बाहर जाया करना और 9 रोज़ मेरे पास आराम से रहा करना। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं। इसके बाद इसने मुझे उम्दा लिबास दिया। मैंने गुस्ल वगैरह से फरागत पाकर कपड़े पहने और उम्दा किस्म के फल और खाने खाए। गर्ज इसी तरह रहते हुए मुझे 4 रोज़ गुजर गए। 5वें रोज़ हसीना के सरहाने मुझे एक आईना नज़र आया। मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या है। वो कहने लगी, ये तिलिस्म है। जब मुझे जिन को बुलाना होता है तो मैं इसे हाथ लगा देती हूँ और जिन आ जाता है। मैंने अपने दिल में ख्याल किया कि अगर आईना को तोड़ दिया जाए तो यकीनन वो जिन मर जाएगा या इसको ऐसा सदमा ज़रूर लगेगा कि वो इस औरत पर काबू ना रख सकेगा और हम दोनों यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। मैंने मौका पाकर इस तिलिस्म को तोड़ दिया। औरत बोली, बहुत बुरा हुआ, अब फौरन यहाँ से निकल जाओ, जिन आता ही होगा, वो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं वहाँ से भागा, लेकिन जल्दी में अपनी रस्सी और कुल्हाड़ी वहीं भूल गया। इतने में जिन आ गया और इस औरत से पूछने लगा कि क्या मामला है। वो बोली, कुछ नहीं, नशा की हालत में ये तिलिस्म मेरे हाथ से टूट गया है। जिन ने रस्सी और कुल्हाड़ी देखकर गुस्से में पूछा कि ये कहाँ से आई है। वो औरत कहने लगी, मुझे मालूम नहीं। जिन ने कहा, तू झूठ बोलती है, यकीनन यहाँ कोई आदमजात आया है और फिर इसको मारने लगा। मैं दरवाजे के पास छुपा हुआ सब कुछ देख रहा था। अब मुझसे सब्र ना हो सका। मैंने अपने कपड़े उतार कर एक तरफ डाल दिए और भागकर फिर इसी दर्जी के मकान में छुप गया।
مجھے آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درزی اندر آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں ایک بوڑھا بلاتا ہے اور تمہاری کلہاڑی جو تم جنگل میں بھول آئے تھے لایا ہے۔ یہ سن کر میں ڈرا، لیکن اتنی دیر میں وہ بوڑھا خود ہی اندر چلا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ پھر اسی مکان میں لایا جہاں میں وہ عورت 4 دن تک رہے تھے۔ اس کے بعد عورت کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، یہ ہے تمہارا وہ عاشق۔ وہ بولی کہ میں اس کو نہیں جانتی کہ یہ کون ہے۔ جن نے کہا کہ اگر تو سچی ہے تو میرے سامنے اپنے ہاتھ سے اسے قتل کر۔ عورت بولی کہ اول تو مجھ میں اٹھنے کی تاب ہی نہیں، اور اگر اٹھوں بھی تو ایک بے گناہ کو کیوں قتل کروں۔ پھر جن مجھ سے کہنے لگا کہ اچھا تم اس کو قتل کرو تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ ہی غور کیجئے کہ ایک بے گناہ عورت کو قتل کر کے میں اپنی عاقبت کیوں خراب کروں۔ جن غصہ کی حالت میں تھا، اس نے تلوار اٹھا کر پہلے تو اس عورت کے ہاتھ کاٹے اور پھر گردن اڑا دی، اور پھر مجھ سے کہنے لگا کیونکہ تمہارا جرم مشتبہ ہے اس لیے قتل تو نہیں کرتا، لیکن تمہیں بندر بنائے دیتا ہوں تاکہ احتیاط کرو۔ میں بہت چیخا، رویا، پیٹا، مگر اس نے ایک نہ سنی اور مجھے بندر بنا کر نکال دیا۔ میں 1 مہینہ تک ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر ایک دن کنارے دریا کے پاس پہنچ گیا جہاں سے جہاز کسی سمت سفر کرنے کو تیار تھا۔ میں بھاگ کر جہاز میں سوار ہو گیا۔ اہل جہاز مجھے مارنے دوڑے۔ میں پریشانی کی حالت میں جگہ جگہ سر چھپاتا پھرتا تھا۔ شور و غل سن کر کپتان آ گیا۔ میں اس کے قدموں میں لپٹ گیا۔ اس کو میری حالت پر رحم آیا اور مجھ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جہاز کچھ دن سفر کرتا رہا۔ اس دوران میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا، بلکہ جہاز کے کپتان کی خدمت کرتا رہا۔ آخر جہاز کسی بندرگاہ پر پہنچا اور وہی لنگر ڈال دیے۔ ابھی لوگ جہاز سے اترنے نہیں پائے تھے کہ کچھ آدمی وہاں کے بادشاہ کی طرف سے جہاز پر آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ملک کا وزیر مر گیا ہے اور بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنا وزیر اس شخص کو مقرر کروں گا جو پہلے وزیر اعظم کی طرح خوش نویس ہوگا۔ اس لیے آپ میں اگر کوئی صاحب اچھا لکھنا جانتے ہیں تو ہمارے ساتھ چلیں اور بادشاہ سے ملیں۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے کچھ کاغذ اور قلم دوات نکالی تاکہ اگر کوئی شخص چلنے کو تیار ہو تو پہلے اس کا ابتدائی رسم الخط دیکھ لیا جائے۔ میں یہ کاروائی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اچک کر ان کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا اور ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سمجھے کہ اب میں یہ کاغذ پھاڑ دوں گا، اس لیے مجھے مارنے دوڑے، لیکن کپتان جو میرے خسائل سے واقف ہو گیا تھا کہنے لگا صبر کرو اور دیکھو کہ یہ کیا کرتا ہے۔ میں نے قلم دوات لی اور بیٹھ کر اطمینان سے اس کاغذ پر چند شعر لکھے۔ سب لوگ میری حرکتوں پر حیران تھے۔ میں نے وہ کاغذ بادشاہ کے کارندوں کو دے دیا۔ وہ میری خوشخطی دیکھ کر انگشت بدندان رہ گئے اور مجھے لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کل ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے بادشاہ کی شان میں کچھ قصیدے لکھے اور پیش کیے۔ دربار کے سب آداب و تعظیمات میں اسی طرح بجا لاتا تھا جیسے درباری لوگ ادا کرتے تھے۔ بادشاہ اور سب لوگ میری حرکتوں سے معتجب تھے۔ ایک روز بادشاہ مجھے اپنے ساتھ زنانہ خانہ میں لے گئے تاکہ خواتین کو بھی میرے کمالات دکھائیں۔ جس وقت میں اندر گیا تو شہزادی نے فوراً پردہ کر لیا اور باپ سے کہنے لگی، آپ نامحرم کو کیوں گھر میں لا رہے ہیں؟ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ یہاں کون غیر ہے؟ شہزادی کہنے لگی کہ یہ بندر جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے حیوان نہیں بلکہ انسان ہے، اور کسی نے جادو کر کے بندر کی شکل بنا دی ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم اس کو اصلی حالت میں لا سکتی ہو؟ شہزادی کہنے لگی کہ جی ہاں۔ بادشاہ بولا، پھر کوشش کرو۔ شہزادی نے اسی وقت ایک حصار بنایا اور اس میں بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ایک غبار سا چھا گیا اور اس کے بعد وہی جن سامنے آ کھڑا ہوا جس نے مجھے بندر بنایا تھا۔ شہزادی نے کہا، اے جن ملعون، تم نے وہ قسم توڑ دی
जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खाई थी और फिर शरारत शुरू कर दी। वो जिन कुछ ना बोला और शेर की शक्ल बनकर शहजादी पर हमला आवर हुआ, लेकिन शहजादी पहले ही तैयार थी। इसने फौरन तलवार से इसकी गर्दन अलग कर दी। इसके बाद वो बिच्छू की शक्ल में सामने आया। शहजादी सांप बनकर लड़ने लगी। बिच्छू अकाब बनकर उड़ने लगा तो शहजादी उकाब स्याह बनकर पीछे चली। दोनों नजरों से पोशीदा हो गए। थोड़ी देर के बाद जमीन शक हुई और इसमें दो बिल्लियां लड़ती हुई निकली। यकायक एक बिल्ली भेड़िया बनकर दूसरी पर झपटी। वो बिल्ली एक छोटा सा कीड़ा बनकर करीब पड़े हुए अनार में घुस गई। वो अनार ऊपर उठना शुरू हुआ। भेड़िए ने पंजे मारे, अनार जमीन पर गिर पड़ा और टूटकर दाने बिखर गए। भेड़िया मुर्ग बनकर सबको खा गया। सिर्फ एक दाना हौज में गिर गया और मछली बनकर तैरने लगा। मुर्ग भी अजदहा बनकर हौज में कूद पड़ा। फिर मालूम नहीं क्या हुआ, सिर्फ इतना ही नजर आया कि तमाम हौज का पानी मुतलातम है। कुछ देर में तलातुम बंद हो गया और सामने दो शोले भड़कते हुए नजर आए। गौर से देखा तो मालूम हुआ जिन और शहजादी शोला ज्वाला की सूरत में एक दूसरे के साथ मसरूफ़े पैकार हैं। हमारे करीब आकर आग इतनी बरसी कि तमाम मकान में आग लग जाने का अंदेशा हो गया, लेकिन शहजादी इन शोलों को बराबर ठंडा करती रही। फिर एक चंगारी मेरी आंख में गिर गई और आग बुझ गई। बादशाह और दूसरे लोगों पर भी शोले गिरे। हम इस मुसीबत से परेशान थे कि शहजादी अपनी असली सूरत में जाहिर हुई और कहने लगी कि जिनको तो मैंने जला दिया है, जल्द थोड़ा पानी लाओ ताकि इस बंदर को इसकी असल सूरत में ले आऊं, क्योंकि मेरा भी काम तमाम हो चुका है और चंद मिनट की मेहमान हूँ। पानी हाजिर किया गया। शहजादी ने इस पर दम करके मेरे ऊपर छिड़का तो मैं फौरन अपनी असली हालत में आ गया। फिर शहजादी ने एक चीख मारी और जलकर राख का ढेर हो गई। ये हालत देखकर मुझे बहुत सदमा हुआ कि वो गरीब सिर्फ मेरी वजह से अपनी जिंदगी खो बैठी है। बादशाह को भी बेहद सदमा हुआ। वो मुझसे कहने लगा कि ये मुसीबत सिर्फ तुम्हारी वजह से ही नाज़िल हुई है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना जब भी मैं तुम्हें देखूंगा तो जवान बेटी का गम ताज़ा हो जाएगा। चुनांचा मैं उसी वक़्त रोता हुआ वहाँ से चल दिया और कलंदरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।